हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं विजन आईएएस के टेस्ट पेपर को, जिसमें अभी तक हमने 7 टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया है। यह आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है वह टेस्ट नंबर 8 है, जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का रहेगा। किसका? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये टेस्ट पेपर है। चलिए तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि इसमें किसके अंतर्गत किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन से संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया? ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत आता है कि पहला इसमें आता है कि कंपोजिट उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की प्रक्रिया है। फिर इसके अंतर्गत दूसरा दिया गया है कि लैंड फीलिंग या भूमि भराव निम्न भूमि क्षेत्रों में अपशिष्ट या अन्य पदार्थों की डंपिंग और उसे मृदा से ढकने की प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत तीसरा दिया गया है कि भस्मीकरण में ठोस अपशिष्टों को हानिकारक गैसों के उपचार की उचित व्यवस्था के साथ बंद कंपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से दहन किया जा सकता है। ये आपको 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से आपको उपयुक्त में से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपके जो तीनों कथन है वह तीनों ही सही है, तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन सी होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरे नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप सुनिएगा, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कथन कि यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के कारण होती है। फिर तीसरा आता है इसके अंतर्गत कि ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण का एक कारण इस क्षेत्र में होने वाली अम्लीय वर्षा है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करना है और बताना है कि इनमें से कितने कथन सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन ए दिए गए हैं कि केवल 1, केवल 2, कि सभी तीनों और अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इन प्रयुक्त में से जो 3 कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन सही नहीं है। अब आता है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि इस के तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल है जो केवल हिंदुओं पर लागू होता है। दूसरा कथन आता है कि पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय देना अनिवार्य है। तीसरा आता है कि आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, कि केवल दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आपका कथन सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट किसकी पहल है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी आता है विश्व बैंक, ऑप्शन सी आता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की, और ऑप्शन डी आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है और बताना है आपका उत्तर क्या होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह विश्व बैंक के द्वारा यह तय किया जाता है, यह विश्व बैंक की एक पहल है। अब आता है आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कंबाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि यह दलदल या कीचड़ युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत भैंसा दौड़ है। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि इसे कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि केवल एक कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन ए होगा। अब आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि इसके संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा आता है कि यह नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करता है। इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि खेतों से जल निकायों तक नाइट्रोजन का अपवाह सुपोषण का कारण बनता है।
तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें से आपका उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से आपके जो है तीनों कथन ही सही है कि ये तीनों कथन उसकी पुष्टि करते हैं। अब आता है क्वेश्चन 7 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैवोपचारण शब्द का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह एक पोषी स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन बी आता है कि यह पर्यावरणीय क्षति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मकों का अनुप्रयोग है। और तीसरा कथन आता है कि यह खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर उपभोक्ताओं के शरीर में किसी खाद्य पदार्थ की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है। और ऑप्शन डी आता है कि यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव रसायनों और आनुवांशिक पदार्थों के व्यावसायिक दोहन की प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन है बी सही है कि यह पर्यावरणीय क्षति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मकों का अनुप्रयोग है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे। जिसमें पहला ऑप्शन आता है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, दूसरा आता है पर्यावरण अधिनियम 1986, तीसरा आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 और चौथा आता है वन्य जीव अधिनियम 1972। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का संबंध है। तो इसमें अनुच्छेद 299 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि यह संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से है। दूसरा ऑप्शन आता है कि यह संघ एवं राज्यों की आधिकारिक भाषाओं में से है। तीसरा आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ से है। और चौथा ऑप्शन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन से है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा कि यह संघ या राज्यों की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से है। अब आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। तो इसमें के अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है हमारा साझा भविष्य शीर्षक से ब्रटलैंड रिपोर्ट का विमोचन किया गया। दूसरा ऑप्शन आता है कि यह पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन सी आता है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और ऑप्शन डी आता है क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया जाना। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि यह मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कथन कि अवायवीय अपघटन से खरपतवार के बीज और अपशिष्टों में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको सही उत्तर कथन की पहचान करनी है, जिसमें आता है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक और दो। और ऑप्शन डी आता है ना तो एक ना तो दो। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं। अब आता है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कि 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपराधिक फिंगरप्रिंट केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। फिर दूसरा कथन आता है कि इसके तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है। और तीसरा आता है कि इसका प्रबंधन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपका जो उत्तर आएगा इसमें आएगा केवल दो सही होगा, कि इसमें ऑप्शन बी सही आएगा। अब आता है 13 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि डोडो
केगा, थाइलेशन और स्टेलर सी काऊ है। ये कौन कौन सी है? ऑप्शन ए आक्रामक प्रजातियां, ऑप्शन बी आता है अफ्रीका के लिए स्थानिक प्रजातियां, और ऑप्शन सी आता है समुद्री स्तनधारी प्रजातियां, और ऑप्शन डी आता है विलुप्त प्रजातियां। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर आएगा वह ऑप्शन डी आएगा कि ये है एक विलुप्त प्रजातियां हैं। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, विलुप्त प्रजातियों से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इनको आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे वो जब रिवीजन करें तो इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे डोडो, केगा, थाइलेसिस, स्टेलर सी काऊ कौन सी हैं? विलुप्त प्रजातियां हैं। इसके अंतर्गत आप अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे जब एग्ज़ाम देंगे तब उस टाइम पे आसानी रहेगी। और हमारी इस PDF को प्राप्त करने के लिए UPSC PSC विद दीक्षा टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है 14 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रारंभिक से नवीनतम तब कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करने पर क्वेश्चन आता है, जिसमें पहला आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, दूसरा आता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, और तीसरा आता है प्रोजेक्ट हंगुल, और चौथा आता है एशियाटिक लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत आपको नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका ऑप्शन जो है, इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन आएगा इसमें सी आएगा कि यह 3-1-4-2 होगा, कि इसमें 3-1-4-2 में पहले आएगा प्रोजेक्ट हंगुल, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 3-1-4-2 आएगा कि प्रोजेक्ट हंगुल आएगा, फिर आएगा इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके बाद आएगा 3-1-4-2। इस तरीके से यह प्रक्रिया इसमें दिखाई देगी, जो कि 3-1-4-2 के संदर्भ में है कि पहले नंबर प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर एशियाटिक लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, फिर आएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है ये अपशिष्टों में निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है? ये अपशिष्टों में हानिकारक पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है? जिसके अंतर्गत पहला आता है लेड, दूसरा आता है कैडमियम, तीसरा आता है क्रोमियम। तो आपको नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत आता है आपका ऑप्शन ए की कूट ए सही होगा, ऑप्शन बी आता है कि ए केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन सी आता है 1, 2, 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है 2 और 3 होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि झीलों के कुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन इसके अंतर्गत दिया गया है कि यह एक मानव प्रेरित प्रक्रिया है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। दूसरा आता है कि यह सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही है, इसमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका जो उत्तर होगा वह बी आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दूसरा ही कथन सही है। अब आता है 17 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों की मानव गतिविधियों पर अत्यधिक प्रतिबंधों के साथ अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरा आता है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा अभी सुपरिभाषित होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसमें तीसरा कथन इसमें दिया गया है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों के विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। तो इसमें से आपका जो उत्तर होगा वह आएगा केवल 2, इसमें जो आपके कथन है वह सही होंगे और इसमें एक कथन गलत होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि दीमक को मीथेन के आर्द्रभूमि में वन्य पशुधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों और ज्वालामुखी जैसे भूवैज्ञानिक कारकों में गिना जाता है। दूसरा कथन आता है इसमें कि दीमक की आंत में पाए जाने वाले मीथोजेनिक सूक्ष्म जीव शरीर के में प्रवेश करने वाले सेलुलोज का विखंडन करते हैं और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका कथन है
वह ऑप्शन ए सही होगा कि यह कथन दोनों सही है और कथन दो एक की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 19 नंबर का, कि आयनकारी विकर्णों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि इसमें दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली पराबैंगनी विकिरण एक्सरे गामा किरणें शामिल होती हैं। दूसरा आता है कि यह नाभ की अभिक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणुओं और अणुओं में से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं और आयन उत्पन्न करते हैं। फिर तीसरा आता है कि कोशिका से गुजरने वाली गामा किरणें डीएनए के समीप विद्यमान जल के अणुओं को आयनित कर सकती है, जिससे संभवतः डीएनए विखंडित हो जाता है और जीवित ऊतकों को क्षति पहुंच सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका सही उत्तर की पहचान नहीं है, उत्तर उसमें बताना है। तो इसमें जो 3 कथन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कथन है जो सही नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी की प्रजाति की एक पीढ़ी या अन्य प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति दिए बिना उन्हें प्रतिस्थापित कर देती है। फिर दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि यह प्राथमिक अनुक्रमण नवीन रूप से प्रकट होने वाले और पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्रों में होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर आएगा केवल 2 आएगा, क्योंकि आपका इसमें दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में सुर्खियों में रहे फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आपको दिया गया है कि यह बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके तहत एलएसपी को मुआवजा देने की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत दूसरा कथन आता है कि इस व्यवस्था के तहत केवल एक निश्चित सीमा तक नुकसान को कवर किया जा सकता है। और तीसरा कथन आता है कि यह डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रदान करने वाली एलएसपी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा? तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि आपके इसमें तीनों ही कथन सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 नंबर में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि क्वांटम भौतिकी पदार्थ एवं ऊर्जा के मूलभूत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन को संदर्भित करती है। इसका उद्देश्य प्रकृति के मूलभूत निर्माण खंडों और युगुणों को और व्यवहारों का पता लगाना है। फिर इसके अंतर्गत दूसरा कथन दिया गया है कि क्वांटम प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म अवधि और द्रव्यमान के स्तर पर या तापमान के पूर्णतः शून्य होने पर घटित होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी आएगा कि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है आपका 23 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पूछा गया है कथन एक आता है कि अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं। दूसरा कथन आता है कि शाकनाशी खाद्य जाल में सांद्रित हो जाते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जिसमें कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। अब आता है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षरण के संभावित प्रभाव क्या है? तो इसमें पहला आता है कि पादपों की उत्पत्ति और विकास की अवधि में विलंब होना। दूसरा आता है क्षोभ मंडलीय ओजोन में वृद्धि होना। तीसरा आता है क्षोभ मंडल का सापेक्ष शीतलन होना। चौथा आता है कि मानवों में मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि होना। इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सही है। अब आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर
परिवर्तन के क्षेत्र को जब कोई प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती तो सर्वोत्तम रूप से इसे क्या कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है पर्यावास, दूसरा आता है ऑप्शन निके और तीसरा आता है इको क्लाइन और ऑप्शन डी आता है बायोम। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि इसे इको क्लाइन कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन मानदंडों का प्रयोग जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु किया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है प्रजातीय समृद्धि, फिर आता है आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति, उच्च स्थानिकी, फिर आता है चौथा संकट की आशंका। तो इसमें आपको निम्नलिखित कूटों में से सही कूट की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि केवल 1, 2, 1, 3, 4 होगा, जिसमें दूसरा सिर्फ सही नहीं होगा और इसमें सिर्फ 1, 3, 4 सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका पहला कथन आता है कि इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से केवल वायुमंडल में ही हो सकता है। दूसरा आता है कि समताप मंडल में यह एक शील्ड का निर्माण करती है और हमें सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। फिर तीसरा आता है कि क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा केवल एक ऑप्शन सही आएगा कि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 28 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच पहल क्या है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल क्या है, यह किस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, दूसरा आता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की और चौथा आता है जर्मन वॉच की। तो इसमें यह जो संगठन है, यह जो पहल है वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन से संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन 1 और 2 को दिया गया है, जिसमें कथन 1 दिया गया है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन आता है कि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा कम होता है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि कथन 1 तो इसमें सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन 30 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली फोरम शॉपिंग है। फोरम शॉपिंग क्या है, इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा की एक विशेष अदालत का चयन का अभ्यास है। दूसरा आता है कि यह रोजमर्रा की ग्रोसरी की खरीदारी के लिए साझा डिजिटल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि यह विश्वविद्यालय फोरम जहां छात्र कई टॉपिक और उत्तर पोस्ट कर सकते हैं और चौथा आता है कि यह उपभोक्ता फोरम जहां सभी पक्षों के हितों के लिए मामलों की सुनवाई की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक विशेष अदालत के चयन का अभ्यास होता है। अब आता है आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि प्रजाति एकरूपता किसी समुदाय में प्रजातियों की प्रचुरता के वितरण का वर्णन करती है। दूसरा आता है प्रजाति समृद्धता या प्रचुरता किसी परिभाषित क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की संख्या होती है। तो प्रयुक्त कथन में से आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का है, जिसमें ये राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों के बारे में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं, जिसमें आपको इसको सही सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से सम्मिलित है, ये अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है, ये असम से सुमेलित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान से सुमेलित है। फिर इसमें जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश से सम्मिलित है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और जो चौथा है वह गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन आएगा वह बी आएगा कि केवल इसमें 2 ही युग्म सही हैं। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए,
जिसमें पहली आती है कृषि अपवाह, दूसरी आती है खुले में शौच, तीसरी आती है औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, चौथी आती है बाढ़ और पांचवी आती है न्यूक्लियर रिएक्टरों में शीतलक का निर्वहन। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें से इन क्रियाओं के बारे में बताना है। तो इसमें आपकी जो पांचों क्रियाएं हैं वह पांचों ही इस जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैविक क्षमता पद का सर्वोत्तम उदाहरण है? जिसमें पहला ऑप्शन आता है कि संसाधनों के असीमित होने पर, दशाओं के आदर्श होने पर वह अधिकतम दर जिसे समष्टि में वृद्धि हो सकती है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह उर्वरक की वह अधिकतम मात्रा है जिसका उपयोग मृदा के पीएच की वृद्धि के बिना किया जा सकता है। इसके अंतर्गत तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों के श्वसन की दर अधिकतम है। और चौथा ऑप्शन आता है कि यह प्रदूषित वातावरण में किसी पौधे की प्रजाति में विकसित होने में लगने वाला अधिकतम समय होता है। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर आएगा वह ऑप्शन ए आएगा कि आपका ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही है, जो कि इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है जैविक क्षमता का। अब आता है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि यह जैविक ऑक्सीजन मांग जल निकायों में सुपोषण का एक संकेतक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि यह बीओडी में वृद्धि का तात्पर्य जल निकायों में अत्यधिक आकारविनिक प्रदूषण की उपस्थिति होता है। तो उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन की पहचान करनी है कि आपका इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा, क्योंकि इसमें केवल एक कथन ही सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक पादप है। दूसरा आता है कि जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्धि जातीय वर्ग की है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो कथन होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन केवल 2 ही कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन, अनिष्ट चतुष्क उपनाम का उपयोग उन प्रमुख कारणों का वर्णन हेतु किया जाता है जिनकी वजह से विश्व भर में प्रजातियां तीव्र गति से विलुप्त हो रही हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के प्रमुख कारण है? तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें पहला प्रमुख कारण दिया गया है अत्यधिक दोहन का होना। दूसरा कारण दिया गया है कि पर्यावरण की क्षति और विखंडन। तीसरा कारण दिया गया है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। और चौथा दिया गया है सह विलुप्तता। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि इसमें आपके चारों ही कथन सही होंगे। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के संदर्भ में कथन एक आता है कि यह सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता कम होती है। दूसरा कथन आता है कि समशीतोष्ण पर्यावरण के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अधिक मौसमी और अपेक्षाकृत अप्रत्याशित होते हैं। तो इसमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है, जिसमें आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका कथन एक तो सही है और दूसरा कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन आता है कि यह पेशेवरों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपका जो कथन सी है वह सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अब आता है क्वेश्चन कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। दूसरा आता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन्य जीवों के पर्यावास का विकास योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए पहचान की गई प्रजातियों में से एक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो आपको सही उत्तर की इसमें पहचान करनी है कि आपका इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अब आता है क्वेश्चन 41 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में
सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है एसडीजी या सतत विकास लक्ष्यों रियो घोषणा के तहत अपनाए गए लक्ष्यों के 17 सेट हैं। दूसरा आता है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समन्वय है। तीसरा कथन आता है कि यह सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से जारी किया जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन आपके तीनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब आता है 42 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें सूखती झीलें और राज्यों के बारे में बताया गया है। जिसमें पहली झील दी गई है वह मैट्टूर तमिलनाडु से संदर्भित है। दूसरी दी गई है कृष्णराज सागर जो कर्नाटक से। तीसरी नागार्जुन सागर जो महाराष्ट्र से। और इसके अंतर्गत जो चौथी दी गई है वह इदमालयार या केरल से संबंधित है। तो इसके संदर्भ में ये 4 प्रमुख ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही सुमेलित होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि आपकी इसमें से केवल 3 युग्म ही सही है। अब आता है क्वेश्चन 43 नंबर का, जिसमें आता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी गतिविधि के आधुनिकीकरण या नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। दूसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि यह कुछ उद्योगों को उनकी परियोजनाओं के निवेश मूल्य के आधार पर EIA आवश्यकताओं में छूट प्रदान करता है। तो इसमें से आपको उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन इस कथन की पुष्टि करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 44 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि चट्टान जैसे निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन आता है कि कार्बन डेटिंग कार्बन के कार्बन 12 समस्थानिक के रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित होती है। तो इसमें से आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि पहला कथन तो इसमें सही दिया गया है, लेकिन इसका दूसरा कथन गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एंडोसल्फान को कैंसर कारक और तंत्रिका तंत्र एवं आनुवांशिक पदार्थों के लिए हानिकारक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से इसका सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आपका आता है कि कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों में। दूसरा ऑप्शन आता है कि पुनः उपयोग किए गए प्लास्टिक कंटेनरों में। तीसरा आता है कि फलों को पकाने वाले पदार्थों में। और इसके अंतर्गत चौथा आता है खाद्य परीक्षकों में। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि आपका इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा, जिसमें कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब आता है 46 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह अवायवीय परिस्थितियां कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। दूसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि अपघटन की प्रक्रिया में खंडन, निच्छालन, अपक्षयन, ह्यूमन भवन बनाना या खनिजी भवन सहित प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को शामिल किया जाता है। और इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन इस क्वेश्चन की पुष्टि करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत के जैव विविधता या जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है। भारत की लगभग 2/3 स्थानिक प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। गिलगिट स्क्विरल केवल इस क्षेत्र के कुछ वनों में पाई जाती है। तो यह परिच्छेद एक दिया गया है, इसमें से आपको इसके जैव भौगोलिक क्षेत्र का जो वर्णन करता है, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि यह किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करता है। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है गंगा की मैदान का। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्वोत्तर भारत का। तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्वीप समूह का। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी घाट का। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन डी आएगा कि यह जो परिच्छेद है यह पश्चिमी घाट का के जैव भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 355
केंद्र सरकार को अधिकृत करता है। जिसमें पहला क्वेश्चन कथन आता है कि यह भारत के प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। दूसरा आता है कि यह किसी भी राज्य द्वारा संघ के कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए है। तीसरा आता है कि यह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या उसके भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए होता है। तो इसमें से आपको उपयुक्त कथन में से सही कथन की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका कथन कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो कथन है ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन आपके सही हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें प्रदूषक और स्रोतों के बारे में दिया गया है। प्रदूषक और स्रोतों के संदर्भ में दिया गया है जिसकी ओजोन, वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा आता है प्लूटोनियम, परमाणु रिएक्टर से। तीसरा आता है पारा, जो कि दंत चिकित्सा उद्योग से संबंधित है। तो इसमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है कि यह कौन सा कथन किस स्रोत की, मतलब कि कौन सा प्रदूषक किस स्रोत की पुष्टि करता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यह चारों ही एक दूसरे से सुमेलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद ग्रीन शू ऑप्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रीन शू ऑप्शन, इसमें पहला आता है कि शेयर बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफर से। दूसरा आता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाले जलवायु परिवर्तन समझौते से। तीसरा आता है हरित राजमार्गों के निर्माण से। चौथा आता है समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से। तो इसमें से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह जो दिया गया है वह ग्रीन शेयर बाजार के इनिशियल पब्लिक ऑफर से संबंधित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का वर्णन करता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का वर्णन ऑप्शन ए आता है। इसके अंतर्गत यह पादपों और जंतुओं प्रजातियों की खोज ताकि उनकी आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में किया जा सके। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें कि यह जैविक पदार्थों के अनाधिकृत उपयोग को संदर्भित करता है। तीसरा ऑप्शन आता है कि यह बाह्य स्थानीय उपचार तकनीक है जो संदूषित पदार्थों को कम विषाक्त उपोत्पादों में परिवर्तित करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। और ऑप्शन डी आता है कि यह एक उपचार तकनीक होती है जो स्वस्थानीय वायवीय जैविक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की खोज है ताकि उनकी आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 52 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, जिसमें प्रदूषक के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला प्रदूषक आता है सल्फर के ऑक्साइड। दूसरा प्रदूषक आता है पार्टिकुलेट मैटर। तीसरा आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चौथा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और पांचवा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको उपर्युक्त प्रदूषकों में से इस्पात के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होते हैं इनके बारे में बताना है। तो यह किसके अंतर्गत इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको बताना है, इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यह इस्पात के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाले ये जो पांचों प्रदूषक हैं ये पांचों ही आते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पांचों ही इस्पात के उत्पादन में के दौरान उत्सर्जित होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 53 नंबर का है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कोष NAFCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इसे पृथ्वी शिखर वार्ता के परिणाम स्वरूप 1992 में शुरू किया गया था। फिर दूसरा कथन आता है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका दूसरा कथन जो है वह सही होगा, पहला कथन गलत है। अब आता है 54 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा गोम्फोना राजगुई एक प्रकार का है। तो यह क्या है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है शैवाल, ऑप्शन बी आता है मछली का, ऑप्शन सी आता है कछुए और ऑप्शन डी आता है तितली का। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 55 नंबर का है, जिसमें आता है कि ध्रुवीय समतामंडलीय बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जिसमें पहला कथन आता है कि अंटार्कटिक वायुमंडल की अत्यंत ठंडी शीत ऋतु पीएससी का निर्माण आसानी से हो जाता है। दूसरा आता है इसमें कि पीएससी की प्रचुरता के कारण शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका में ओजोन का अवक्षय अधिकतम तीव्रता से होता है। तो इसमें से आपके दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका केवल एक ही कथन सही होगा, दूसरा कथन इसमें गलत होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि यह सभी खाद्य श्रृंखलाएं स्वपोषी में से शुरू होती हैं। दूसरा आता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरत खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इनमें चारण खाद्य श्रृंखला पूरी तरह अनुपस्थित होती है। और इसी के साथ ही तीसरा कथन आता है कि यह मृतपोषी अपरद खाद्य श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसमें से आपको उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा, इस कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा वह कि केवल 3 ही इसमें सही है, पहला दूसरा गलत है। अब आता है 57 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा आता है मिथाइल ब्रोमाइड, चौथा आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उपयुक्त यौगिकों में से कितने ओजोन क्षयकारी होते हैं? तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन आएगा सी आएगा, क्योंकि ओजोन क्षयकारी सिर्फ 3 ही ओजोन क्षयकारी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 58 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन प्रच्छादन की विधियां हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए आता है कि महासागरों का लौह निषेचन होना, दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिगत अंतःक्षेपण होना, तीसरा आता है समुद्री शैवालों में वृद्धि होना और चौथा आता है आर्द्र भूमि पुनर्बहाली होना। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें चारों ही कथन सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जो कि क्वेश्चन है 59 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, दूसरा आता है कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आधारभूत अवसंरचना और असामाजिक आर्थिक सुविधाओं का बेहतर बनाना है, तीसरा आता है कि इसके अंतर्गत परियोजनाएं संबंधित राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रतिबंधित की जाती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपके दो कथन ही सही है, तो इसमें केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर आएगा। अब आता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन संवैधानिक संगठन है। दूसरा ऑप्शन आता है, इसके अंतर्गत कथन आता है कि इसका गठन वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत था। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका केवल एक ही उत्तर सही होगा कि केवल एक कथन इसमें सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 61 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप एक तरह का समझौता है, जिसमें कोई ऋणदाता एक विशेष पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश करने की कर्जदार की प्रतिबद्धता के बदले में कर्जदार के विदेशी ऋण के एक हिस्से को छोड़ देता है और ऋण की अदायगी की राहत प्रदान करता है। दूसरा कथन दिया गया है इसमें कि ऐसे समझौता के कारण कई विकासशील राष्ट्र बढ़ते ऋण के बोझ, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की क्षति जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला कथन तो इसमें सही दिया गया है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रही इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक पहल IFCAP पहल क्या है? यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आता है एशियाई विकास बैंक से, ऑप्शन बी आता है एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग से, और ऑप्शन सी आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा से, और ऑप्शन डी आता है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से।
तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह एशियाई विकास बैंक से संबंधित है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। दूसरा कथन आता है इसमें कि यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित या प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 कथन ही आपका सही होगा। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है 3 माइल आइलैंड, दूसरा आता है चेरनोबिल, तीसरा आता है फुकुशिमा, चौथा आता है डीप वाटर होराइजन जो कि मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित है? तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें केवल 3 ही कथन आपके सही हैं जो कि परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। अब आता है 65 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक है। दूसरा कथन आता है कि अम्लीकरण में वृद्धि कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होने की दर को धीमी हो जाती है। जिसके अंतर्गत उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें आता है पहला कथन कि कथन 1 सही है, कथन 2 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 2 की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 2 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा आता है कथन 1 सही है किंतु दूसरा गलत है, और चौथा आता है कि कथन 1 सही है किंतु दूसरा गलत है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा दोनों ही कथन सही है और कथन 1 दूसरे की व्याख्या कर रहा है। अब आता है आपका क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन पूछा गया है कि कोई भी महिला स्वयं के लिए या किसी आवयस्क लड़की के लिए महिला सम्मान खाता खोल सकती है। दूसरा आता है कि इसमें न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपये और अधिकतम निवेश राशि 10 लाख रुपये होती है। तीसरा आता है कि इस योजना से मिलने वाली ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। चौथा आता है कि यह खाताधारक खाता खोलने की तिथि से पहले वर्ष के बाद शेष राशि का 40% तक निकाल सकती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 सही है। अब आता है क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र तैयार किए जाते हैं? तो इसमें पहला आता है स्वच्छ विकास तंत्र, दूसरा आता है संयुक्त कार्यान्वयन, तीसरा आता है अपशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, और इसके अंतर्गत चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा चौथा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत दिया गया है पहला जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन। उपयुक्त में से कितने कारक किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति के समष्टि घनत्व में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं? तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें इसमें 2 कारक ही ऐसे होते हैं जो इसमें समष्टि प्रजाति के समष्टि घनत्व में वृद्धि करते हैं। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन भी सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि संधारणीय विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को दिया गया है और उनके लक्ष्य के बारे में दिया गया है, और इसमें से आपको सुमेलित करना है। जिसमें पहला इसमें जो तीसरा दिया गया है वो लैंगिक समानता से, जो 9वां दिया गया है वह स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच से है, और जो 13वां दिया गया है वह संधारणीय शहर और समुदाय से, और जो 16वां है वह शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों से है। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा सही है। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही है जो सुमेलित है, और ये 3 जो हैं एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा कि सितंबर 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने राष्ट्रीय संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 2030 के अपनाया था, और इसके माध्यम से विश्व को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत जिसका उद्देश्य 2030 तक इन सभी 17 लक्ष्यों को हासिल करना था।
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार स्थानीय निकायों की परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में आधिकारिक राजपत्र से अधिसूचित कर सकती है। दूसरा आता है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव को भारत के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा कथन जो है वह सही है, पहला गलत है। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिडों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पिरामिड आता है संख्या का पिरामिड, दूसरा आता है जैव भार पिरामिड, तीसरा आता है ऊर्जा का पिरामिड। तो उपयुक्त में से कितने पिरामिडों का आकार कभी उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन एक आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पहला ही एक सही है और दो इसमें गलत है। अब आता है इसके अंतर्गत मतलब कि कितने पिरामिडों का आकार कभी उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसमें अकेले एक पिरामिड का आकार जो होता है जिसका उल्टा नहीं हो सकता और दो का उल्टा हो सकता है, जो कि ऊर्जा पिरामिड के अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित पोषक चक्रों के पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है नाइट्रोजन चक्र, दूसरा आता है सल्फर चक्र, तीसरा आता है कार्बन चक्र और चौथा आता है फास्फोरस चक्र। तो इसमें से उपयुक्त में से कितने गैसीय चक्र हैं उनकी पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर आएगा वह ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें दो ही गैसीय चक्र हैं और दो गैसीय चक्र नहीं है। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि एक ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी वर्तमान में छठे सामूहिक विलोपन के दौर से गुजर रही है। दूसरा कथन इसके अंतर्गत आता है कि वर्तमान प्रजातियों के विलोपन की दर पूर्व मानव काल की तुलना में कई गुना तीव्र होने का अनुमान है। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो कथन होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 74 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तीसरा मीथेन, चौथा आता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो उपयुक्त गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, इसके बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा, इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसकी चारों ही गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। अब आता है 75 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इस इंटरनेशनल कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि इसका संबंध विश्व भर में वन्य जीवों की वैध और अवैध व्यापार दोनों की निगरानी करना है। तो इसमें से आपको दोनों उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी आएगा, क्योंकि दोनों ही कथन इसमें सही है। अब आता है 76 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था पद सुर्खियों में था। यह अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस परिदृश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति वाली एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। दूसरा आता है कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था का विस्तार या संकुचन बड़े अंतर से नहीं होता। फिर तीसरा आता है कि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समृद्धि और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और चौथा आता है कि यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विदेशी निवेश की निकासी उच्च मात्रा में होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था का विस्तार और संकुचन बड़े अंतर से नहीं होता है। अब आता है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कथन किसी जल निकाय की रासायनिक ऑक्सीजन मांग का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जिसमें पहला ऑप्शन आता है कि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। दूसरा आता है कि यह ऑक्सीकरण के माध्यम से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तीसरा आता है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन की माप होती है। और चौथा आता है कि यह जल की अविलाप्तता की माप होती है।
तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब आता है 78 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को प्रतिबंधित स्थानों पर मानव नियंत्रित वातावरण में प्रजनन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा आता है कि इन अभ्यारण्यों में मानवीय गतिविधियों जैसे लघु वन उत्पादों का एकत्रण या लकड़ी संग्रहण और निजी स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की अनुमति होती है। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो होगा, ऑप्शन डी आता है एक और दो दोनों होगा, और ऑप्शन डी आता है एक ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें जैव विविधता का प्रकार और उसका माप है। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन दिया गया, जिसमें अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता के बारे में दिखाया गया है। जिसके अंतर्गत में आप जानते हैं, आप देखते हैं कि ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि अल्फा विविधता किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संबद्धता है। दूसरा है कि यह बीटा विविधता संपूर्ण क्षेत्र में भीतर कुल जैव विविधता होती है। फिर इसके अंतर्गत तीसरी आती है पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन। यह गामा विविधता के अंतर्गत इसमें सम्मिलित करने के लिए दिया गया। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन तो सही है और दूसरा तीसरा इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह एक आएगा, क्योंकि इसमें पहली तो सही है और दूसरी तीसरी सही नहीं होती है। अब आता है क्वेश्चन आपका 80 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट गैसीय, तरल और ठोस स्वरूप में हो सकते हैं तथा इनकी रेडियोधर्मिता के स्तर में भिन्नताएं हो सकती है। दूसरा आता है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट कुल घंटों से लेकर करोड़ों वर्षों तक रेडियोधर्मी बने रह सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्प्रिंग शॉक पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जैसे पहला आता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रकाश संश्लेषण में असामान्य वृद्धि के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति में अकस्मात वृद्धि होती है। दूसरा आता है कि यह एल नीनो के कारण दैनिक औसत तापमान में वृद्धि होती है। तीसरा आता है कि यह वसंत ऋतु में उत्तरी प्रशांत महासागर के शैवाल की अकस्मात वृद्धि है। और चौथा आता है कि यह झीलों की हिम और बर्फ के पिघलने के कारण अम्लीयता में वृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा। यह झीलों में हिम और बर्फ के पिघलने के कारण अम्लीयता में वृद्धि होती है। अब आता है आपका 82 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनियामकीय निकाय भारत में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। जिसके अंतर्गत पहला आता है पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र का होना। दूसरा आता है संबंधित राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां होना। तीसरा ऑप्शन आता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और चौथा आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होना। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इनके अंतर्गत इसका उत्तर आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 83 है, जिसमें पूछा गया है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि यह एक ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत यह ओजोन जैसे द्वितीय प्रदूषकों से बना है। तीसरा आता है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है। तो आपको इसमें से बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला दूसरा है वह सही है, तीसरा इसके अंतर्गत सही नहीं है। अब आता है आपका क्वेश्चन, जो कि 84 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें द्विपक्षीय अभ्यास और भारत के साथ लेने वाले देश के बारे में दिया गया है। जिसमें पहला आता है धर्म गार्जियन, जो कि जापान से संबंधित है। दूसरा समुद्र शक्ति फ्रांस से, और तीसरा आता है अल मोहिद अल हिंदी यमन से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा किससे सुमेलित है। तो इसमें पहला और तीसरा तो सुमेलित है, लेकिन दूसरा वाला
सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह जो दूसरा वाला है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच का यह समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। तो आपका ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन भी आएगा तो केवल 2 कथन इसमें सही होंगे, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहली आती है कि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। दूसरा आता है यह सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम है। तीसरा आता है कि यह नागरिक और सैन्य दोनों भूमिकाओं को प्रमाणित करता है। तो इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा जिसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 कथन ही सही है। इसमें सिर्फ आपका पहला कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आपका कथन सही है। अब आता है आपका 86 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि संधारणीय विकास के संदर्भ में मालथस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन कहा गया है कि यद्यपि इसमें कहा गया है कि यह मनुष्यों की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, किंतु भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि समानांतर श्रेणी में होती है। फिर इसके अंतर्गत दूसरा कथन दिया गया है कि यह सिद्धांत पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा? आपको सही कथन की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि केवल एक सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 87 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन सिद्धांत में शामिल है जिनका भारत में पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा है। दूसरा आता है कि यह भावी पीढ़ियों के लिए चिंता है। तीसरा आता है कि कानूनी फ्रेमवर्क की स्थापना का होना। चौथा आता है अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रबंधन की परस्पर निर्भरता और सुविधा केंद्रों की सुरक्षा होना। इसमें से इन कूटों में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें से आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें चारों ही कथन इसके अंतर्गत सही हैं। अब आता है आपका 88 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बांस या बम्बूसा वल्गरिस, और दूसरा आता है सहतूत या मोरस अल्वा। तीसरा आता है आबनूस डायस्पाइरोस एबेनम है। इसमें आपको बताना है कौन से वृक्ष पर्णपाती हैं। तो इसके अंतर्गत आपको वृक्ष पर्णपाती बताना है। तो वृक्ष पर्णपाती के अंतर्गत आपको उत्तर जो है आपका 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 अकेले पर्णपाती है, और जैसे कि महोगनी जो वर्षा वन बायोम के अंतर्गत आते हैं, महोगनी आबनूस और डाइवुड आते हैं, जिसके अंतर्गत आपका आबनूस नहीं होगा, और बांस और जो सहतूत है वह होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती हैं। सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर और सहतूत इसके अंतर्गत वृक्ष आते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा, क्योंकि केवल 2 सही हैं, तीसरा गलत है, मतलब आबनूस इसमें गलत है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। अब आता है 89 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी संरक्षण के संदर्भ में देवराई, देवगुड़ी और देवरहाटी है। देवराई, देवगुड़ी और देवरहाटी क्या है? तो इसके अंतर्गत में ऑप्शन ए आता है पवित्रोपवन, ऑप्शन बी आता है जल संचयन के तरीके, ऑप्शन सी आता है जैविक तरीकों कृषि के तरीके, ऑप्शन डी आता है औषधीय पौधों के भंडार। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आएगा कि पवित्र उपवन आएगा। अब आएगा 90 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण स्थलों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्थल जो है वह पवित्र उपवन आता है, दूसरा आता है वनस्पति उद्यान, तीसरा आता है प्राणी उद्यान, और चौथा आता है वन्यजीव सफारी पार्क। तो उपयुक्त में से कितने बाह्य स्थानीय संरक्षण के दृष्टि से उदाहरण हैं? तो इसमें आपको बताना है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण की दृष्टि से कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो आपके आते हैं, जिसमें वन्यजीव उद्यान, प्राणी उद्यान और जो वन्यजीव सफारी है वह बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आते हैं, और पवित्र उपवन जो है वह स्वस्थानीय के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 ही कथन आपके सही हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में मृदा प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। पहला आता है कृषिगत अपशिष्ट, दूसरा आता है उर्वरक और कीटनाशक, तीसरा आता है औद्योगिक अपशिष्ट, और चौथा आता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं।
अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रही गम अरेबिक और जिसका उपयोग फिजी ड्रिंक्स और कैंडी उद्योग में किया जाता है प्राप्त होता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बाओबाब की वृक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिजर्ट डेट ट्री मरुस्थलीय खजूर की वृक्ष, तीसरा ऑप्शन आता है बबूल के वृक्ष, चौथा आता है बादाम की वृक्ष। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि ये सभी बबूल के वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति या जनजाति नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के कार्य में शामिल है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है मालधारी, ऑप्शन बी आता है बुगुन, ऑप्शन सी आता है चेंचू और ऑप्शन डी आता है गोंड। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि चेंचू इसके अंतर्गत आती है। अब आता है आपका 94 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया के निम्नलिखित उदाहरणों में से कितने पारस्परिक क्रिया करने वाली एक प्रजाति निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता है, जिसमें ऑप्शन जिसके में पहला दिया गया है कि बाड़ या हेज पादपों में वृद्धि करने वाले कस्कूटा अमरबेल को, दूसरा आता है निकट साहचर में रहने वाली पक्षी बगुला और चारण पशु को, तीसरा आता है क्लाउन मछली और समुद्री एनिमल के बीच में पारस्परिक क्रिया को। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका केवल एक उत्तर ही सही है, जिसमें और दो कथन इसमें गलत हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है, आपका जो क्वेश्चन है 95 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि सिक्किम के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन था, दूसरा आता है कि 1975 में सिक्किम में राजतंत्र को समाप्त करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था, तीसरा आता है कि सिक्किम को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन होगा इसमें सही कथन को बताना है। तो इसमें आपके दो कथन ही सही होंगे और एक कथन इसमें गलत होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहली आती है पारिस्थितिकी तंत्र की शकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है, दूसरी आती है इसके अंतर्गत कि द्वितीय उत्पादकता शाक भक्षी या अपघटकों की खपत के लिए उपलब्ध बायोमास के होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें आपका कथन केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन ए सही आएगा। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला जीव दिया गया है एसरिकिया कोलाई, दूसरा आता है एंटेरोकोकस फिकालिस, तीसरा आता है साल्मोनेला टाइफी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से जीव दूषित जल में पाए जाते हैं। तो इनके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से जीव दूषित जल में पाए जाते हैं। तो इसमें आपके तीनों ही जीव जो हैं वह दूषित जल में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 98 नंबर का है, जिसमें दिया गया है कि एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है इसके अंतर्गत कि यह समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से प्रशांत महासागर के 21 द्वीपीय देशों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प है, दूसरा इसके अंतर्गत दिया गया है कि यह कार्बन पृथक्करण की दिशा में सहयोग करने हेतु G20 देशों और UN का एक वैश्विक प्रयास है, तीसरा आता है कि यह 21वीं सदी में संधारणीयता प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों के एक सेट के 1992 में तैयार किया जाने वाला एक फ्रेमवर्क है, और ऑप्शन डी आता है कि स्टॉकहोम घोषणा पत्र के तहत प्रतिबंधित 21 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की एक सूची होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्या 21वीं सदी में संधारणीयता प्राप्त करने हेतु प्राप्त की जाने वाली कार्रवाइयों के सेट के रूप में 1992 में तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 99 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि सुनवाई से स्वयं को अलग करना से संबंधित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह न्यायाधीशों के हितों के टकराव के कारण किसी आधिकारिक कार्य से अनुपस्थित रहने की एक कार्यवाही है, दूसरा आता है कि यह न्यायाधीश अधिनियम 1985 में न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने के बारे में प्रावधान करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा।
अब आता है आपका इस श्रृंखला के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ लास्ट क्वेश्चन भी होगा, जिसमें पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है कि प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व को पारंपरिक रूप से 5 परस्पर अंतर संबंधित क्षेत्रों में संगठित किया जाता है। दूसरा आता है कि यह ट्रांजेक्शन जोन में मानवीय हस्तक्षेप पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। तीसरा आता है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायक होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें जो आपका कथन होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें केवल तीसरा कथन सही है, पहला दूसरा इसके अंतर्गत गलत है। चलिए तो जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक निर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि को अलग अलग क्षेत्रों में या जोनों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके बहुउपयोग की अनुमति दी जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष गतिविधि के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसी के साथ ही आपका पहला जो कथन है वह गलत होगा। जैसे कोर क्षेत्र जहां पर मानव हस्तक्षेप का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, बफर क्षेत्र जहां पर सीमित मानव हस्तक्षेप की अनुमति होती है, और जो तीसरा आता है वह आता है मैनिपुलेटेड जोन या ट्रांजेक्शन जोन, जहां पर मानव कोई गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसके साथ ही आपका दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ये आता है जो बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर जाकर आप विजिट करें। वहाँ पर आपको यह टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।